प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की 7वीं की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज़ादी किसे पसंद नहीं है। यदि हमें बंधनों में बांध दिया जाए तो हम एक मिनट भी सांस नहीं ले सकते। यही हाल हमारे प्राचीन भारत का था। गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए आज़ाद होने के लिए सभी पंख फड़फड़ा रहे थे। अंग्रेज़ों ने हमारे देश को बुरी तरह से दबा कर रखा था। ऐसे में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने सबसे पहले आज़ादी के लिए बिगुल बजाया, उनमें सर्वप्रथम रानी लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी का नाम आता है। बच्चों, साहित्य में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर अनेक रचनाएं मिलती हैं। आज हम लोग एक एकांकी को समझने वाले हैं, जिसमें उनके संघर्ष के बारे में विस्तार से बताया गया है। बच्चों, एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहा जाता है, यानी इसमें घटनाक्रम और घटनाएं एक ही समय में दिखाई गई हैं, यानी बार बार नाटक की तरह जगह और पात्र नहीं बदलते। आइए समझते हैं एकांकी, स्वराज्य की नींव। बच्चों, इस एकांकी के प्रमुख पात्रों में सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी थी, तांत्या टोपे, जो एक बहुत ही कुशल सेना नायक थे। इसके अलावा जूही, मोतीबाई और झलकारी, ये तीनों स्त्री सैनिक थे और रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां थीं। साथ ही दो और नाम आते हैं, रघुनाथ और गुल मोहम्मद, ये रानी के सैनिक सरदार थे। तो आइए इस एकांकी को समझने का प्रयास करें। बच्चों, 1857 में अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति सफल हो रही थी, यानी वो लोग आपस में ही भारतीय शासकों को लड़ाकर उनके राज्यों पर अधिकार करते जा रहे थे और झांसी पर भी वे अपना अधिकार जमाना चाहते थे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी थी और उन्होंने पुत्र को गोद लिया हुआ था। और अंग्रेज़ों ने यह नियम बना दिया था कि जिस शासक का अपना बच्चा नहीं होगा, उसके राज्य को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा और उन्हें पेंशन दी जाएगी। तो यहाँ पर जूही आकर यही समाचार रानी को सुनाती है कि अंग्रेज़ों ने आपको 5,000 रुपये की पेंशन देना नियत किया है। तो इस पर रानी कहती है कि मैं अपने ही देश में मुझे विदेशी पेंशन देंगे, मैं हरगिज़ न लूँगी। तो रघुनाथ उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि महारानी, हमें थोड़ा धीरज से काम लेना होगा, क्योंकि एक तो अंग्रेज ताकत में है और दूसरा देशद्रोही उनके साथ मिले हुए हैं। इस पर रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि तो क्या मैं उन फिरंगियों से हार मान लूं? तो तांत्या टोपे उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, कदाचित नहीं। इस स्वराज्य की ज्वाला को सुलगने देते हैं और अवसर आने पर हम उनकी शक्ति को परख कर अपनी तैयारी रखेंगे। तो इस पर जूही और मोतीबाई अपनी दोनों सहेलियों को रानी लक्ष्मीबाई एक जिम्मेदारी सौंपती हैं कि तुम गुप्तचर बनकर, यानी जासूस बनकर अंग्रेज सिपाहियों के बीच में जाओ और उनसे जानकारी हासिल करो कि वे इसके आगे क्या करना चाहते हैं। जूही और उनकी सहेली बहुत खुशी से इस कार्य के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे दृश्य में बताया जाता है कि मोतीबाई जो हैं वो रानी के पास आती हैं और मोतीबाई उन्हें कहती हैं कि अंग्रेज प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं और प्रजा स्वराज्य चाहती है, यानी अब वो अंग्रेज़ों से छुटकारा चाहती है। रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि हम अवश्य ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध बिगुल बजाएंगे, लेकिन प्रजा में पहले जोश भरो, समय आने दो और अंग्रेज़ी सेना के जो हिंदुस्तानी सिपाही हैं उन्हें स्वराज्य के लिए प्रेरित करो। तो तांत्या टोपे कहते हैं कि हमें अपनी वीरांगनाओं पर गर्व है और जूही कहती हैं कि जब हम दुर्गा की तरह दुश्मनों पर छा जाएंगी तो उन्हें छठी का दूध याद कराएंगी। रघुनाथ और गुल मोहम्मद भी कहते हैं कि एक न एक दिन हर हर महादेव का डमरू बाजेगा और अंग्रेज दुम दबाकर भागेगा। तीसरे दृश्य में बताया गया कि मेरठ और दिल्ली में क्रांति हो गई, अंग्रेज़ों को हरा दिया गया और बहादुर शाह जफ़र सम्राट बन गए। लेकिन जो विद्रोही सैनिक थे वो किले में प्रवेश कर गए और यहाँ पर रानी के महल में गुल आकर उन्हें बताता है कि विद्रोही सैनिक किले में प्रवेश कर गए हैं और उन्होंने अंग्रेज सैनिकों और उनके परिवारों पर धावा बोल दिया है, हमला कर दिया है।
रानी लक्ष्मीबाई इस बात पर चिंता जताती हैं कि आक्रमणकारी अंग्रेज़ों की स्त्रियों और बच्चों पर भी हमला कर रहे हैं। वे कहती हैं कि उन्हें पनाह दो, उनकी रक्षा करो। तो इस पर रघुनाथ कहते हैं कि क्या दुश्मन के बच्चों को पनाह? तो रानी जवाब देती हैं कि हमारा युद्ध अंग्रेज़ों से है, निरपराध बच्चों और स्त्रियों से नहीं। हमारी शरणागत की रक्षा करने की संस्कृति है। भीषण युद्ध होता है, अंग्रेज परास्त हो जाते हैं यानी हार जाते हैं। रानी विद्रोहियों को शांत करके लौटा देती हैं, परंतु स्वार्थी गद्दार मिलकर पुनः अंग्रेजों के साथ उन पर हमला कर देते हैं। अब रानी अपने इस महल में अपने सरदारों से विचार विमर्श करती हैं कि बहुत ही गंभीर स्थिति हो गई है, और रघुनाथ भी कहते हैं कि ये क्रांति तो असमय हो गई और आस्तीन के सांपों ने फन दिखाए हैं, यानी जो हमारे शुभ चिंतक बने हुए थे उन्होंने ही हमें डस लिया। रानी कहती है कि ऐसे सांपों के अब हमने फन कुचलने हैं तो उसके लिए सेना तैयार करो, लेकिन ध्यान रखो कि यदि मैं युद्ध में काम आऊं, यानी यदि मैं युद्ध में शहादत को प्राप्त होऊं, तो अंग्रेजों के अपवित्र हाथ मेरी देह को छूने न पाएं। सभी सैनिक रानी को आश्वासन देते हैं कि हमारे जीते जी आपका बाल भी बांका न होगा। और रघुनाथ कहते हैं कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें कालपी की ओर प्रस्थान करना होगा। बच्चों, कानपुर और झांसी के बीच में कालपी एक छोटा सा शहर था, और रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि वहाँ राव साहब व लाल कुर्ती सेना में बहादुर सिपाही हैं और वे लोग हमारा साथ देंगे। परंतु रघुनाथ को चिंता है कि किले से बाहर निकलना आसान नहीं। इस पर झलकारी कहती है कि मैं नाचीज किस लिए हूँ, मैं रानी का वेश बनाकर अंग्रेजों को भटका दूंगी और स्वराज्य के लिए यदि मेरी बलि भी चढ़ जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगी। रानी इस पर झलकारी की प्रशंसा करती हैं और कहती हैं कि ईश्वर रक्षा करे। वे दोनों हाथों में तलवार लेकर चल पड़ती हैं। एक गुप्त स्थान पर रानी अपने सरदारों को ललकारती हैं कि झलकारी व अन्य बहादुर स्वराज्य के लिए शहीद हो गए हैं, और जब तक हमारी जान में जान है हम स्वराज्य के लिए लड़ेंगे। लेकिन वे फिर दोहराती हैं कि अंग्रेज मेरी देह को छूने न पाएं। गुल मोहम्मद कहता है कि हम हाथ काटकर चील कौओं को खिला देंगे जो हमारी महारानी को छुएंगे। रानी सबको ललकारते हुए कहती हैं, चलो आक्रमण करो। वे रणचंडी बन जाती हैं और मुंह में लगाम दबाए दोनों हाथों से युद्ध करती हैं। सबकी तलवारें कहर बरसा रही हैं और तभी एक अंग्रेज रानी को संगीन घोंप देता है। घाव की परवाह न करते हुए रानी अपने वीरों को ललकारती हैं कि विजय हमारी ही होगी और हमारे खून का एक एक कतरा स्वराज्य की नींव का पत्थर होगा। बच्चों, आप लोगों को पता होगा, यदि किसी भी इमारत को बनाना है तो सबसे पहले नींव का पत्थर नीचे दबाया जाता है और वही आगे चलकर उस इमारत की बुनियाद बनता है। इसी तरह रानी का कहना था कि हमारा ये संघर्ष आज़ादी के लिए नींव का पत्थर बनेगा, जो बाद में सत्य भी हुआ। रघुनाथ कहते हैं कि कुछ ही सैनिक शेष हैं, कोई गोरा बचने न पाए। तभी एक गोली रानी की जांघ पर आकर लगती है। रानी घोड़े से गिरने लगती हैं और गिरते गिरते भी कहती हैं कि रघु, गोरे मेरी देह को। और रघुनाथ और गुल मोहम्मद रानी को संभालते हैं और जंगल की ओर भाग जाते हैं। भागते भागते वे रानी को लेकर एक सन्यासी की कुटिया में पहुंचते हैं, जो इस एकांकी का चौथा दृश्य है। सन्यासी पूछते हैं कि तुम सब कौन हो? वे कहते हैं कि हम सैनिक हैं और हमारी रानी घायल हैं। सन्यासी उन्हें पहचान जाते हैं और कहते हैं कि आज मैंने साक्षात देवी के दर्शन कर लिए। वे रानी के मुंह में गंगा जल डालते हैं। रानी बेहोशी की हालत में भी उन्हें प्रणाम करती हैं। सन्यासी कहते हैं कि स्वराज्य की देवी को मेरा शत शत नमन। रानी उस अवस्था में भी केवल एक ही बात पूछती हैं कि बाबा, स्वराज्य कब मिलेगा और कैसे? सन्यासी कहते हैं कि बलिदान से। तुम्हारा बलिदान स्वराज्य की नींव का पत्थर है और इन वीर वीरांगनाओं का रक्त इस नींव को पूरा करेगा। सच बाबा, रानी बुदबुदाते हुए कहती हैं, स्वराज्य की इमारत चमचमाएगी, स्वराज्य का परचम लहराएगा। और इसके बाद रानी अचेत हो जाती हैं। लेकिन शीघ्र ही रानी शहादत को प्राप्त होती हैं। सभी सैनिक कहते हैं, घोर अंधेरा हो गया,
लेकिन बाबा उन्हें कहते हैं कि नहीं, प्रातः की किरण के साथ क्रांति रूपी सूर्य उदय होगा, स्वतंत्रता का प्रकाश लेकर। प्रकाश अनंत है, प्रकाश अनंत है, स्वराज्य चमचमाएगा, चमचमाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। एकांकी यहीं पर समाप्त होती है, पर्दा गिरता है। देखा बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान स्वराज्य की नींव बना, जिसके फलस्वरूप 1947 को हमने आज़ाद भारत में सांस ली। धन्यवाद।